Hello, my dear students. Welcome to the beautiful channel Padhai Ka Kavach. Myself, Tosip sir. Students, today we are going to start new unit number 4, Literary Heritage of India. भारत का साहित्यिक हेरिटेज जिसे कहा जाता है, हमारी साहित्य की विरासत. Students, as you know, in our previous sessions we have discussed about Indian agriculture, various perspective of India's agriculture, like major agriculture produces of India, technical and institutional reforms, role of agriculture in the economy. These are the previous session topic, and today let us start our unit number 4, Literary Heritage of India. So, students, in the starting of this chapter, the chapter says, in the ancient time, when the people don't have the language or any kind of script to express their feelings, their emotions, or their thoughts and ideas, so they are taking a help of drawings and symbols, okay, so to communicate by his thoughts, ideas, and feelings. From this, they led to the invention of dialects and scripts, and these scripts are helped to develop the language. Over a period of time, the constructive use of language led to the creation of literature. पहले के ज़माने में इंसानों के पास भाषाएं नहीं थी अपनी इच्छाओं को, अपनी फीलिंग्स को जो है अभिव्यक्त करने के लिए. उसके लिए वो लोग चित्रों का इस्तेमाल करते थे. लेकिन जैसे जैसे बोली और स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे भाषाओं की रचना होती गई, और इन भाषाओं का एक सिद्ध स्वरूप यानी कि कंस्ट्रक्टिव वे में जब ये भाषाओं का विकास हुआ, तब साहित्य का साथ साथ में विकास हुआ. From ancient time, Indian literature is known for its diversity and uniqueness. Indian scholars divided ancient literature into Vedic and classical literature. Besides this, some folk literature was also popular. Ancient literature जो है वो दो भागों में divided है, Vedic literature and classical literature. Okay, so let us understand, student, about the language and the literature. If we look into the history, कई सारी विविधता भरी भाषाएं जो है वो हमारे भारत देश के अंदर मौजूद थी. इन लैंग्वेजों का असर इतना था कि उन्होंने साहित्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया, और उसके योगदान से हमें परिणाम स्वरूप कई सारी नई भाषाएं, नया साहित्य जो है वो विकसा और फ्लरिश हुआ. इसका सबसे मुख्य उदाहरण ले सकते हैं संस्कृत भाषा का. संस्कृत भाषा जो है वो तभी की कम यूटिलाइज होने वाली भाषा है और आज के समय की भी बहुत कम उपयोग किए जाने वाली भाषा है. लेकिन जो धार्मिक विधि है, जो विवाह के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, कर्मकांड के अंदर श्लोक का उच्चारण करने के लिए, तो उसमें संस्कृत भाषा का इस्तेमाल होता है. लैंग्वेज प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द पर्सन और टू द ह्यूमन बीइंग दैट he or she can express his feelings, his thoughts, his ideas by the language. And the most ancient script of Harappan civilization is the Harappan civilization script, which has not been deciphered, यानी कि अभी तक उसका उकेल जो है वो नहीं पाया गया. उन भाषाओं के बारे में अभी तक ज़्यादातर जानकारी नहीं इकट्ठी हो पाई. तभी के समय के सबसे संस्कृत व्याकरण शास्त्री जो थे महर्षि पाणिनि, और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ का उनकी रचना की, जिसका नाम है अष्टाध्यायी, विच इज़ अ नॉटवर्थी बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर ऑफ 4th century. संस्कृत इज कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस, यानी कि पहले जो आर्यन संस्कृति थी हमारी, उनकी भाषा गिनी जाती है संस्कृत. या तो उसे लैंग्वेज ऑफ सेजेस यानी कि मंत्रों की भाषा, या तो विद्वानों की भाषा, इस तरीके के उपनाम मिले हुए हैं. इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल द इंटरनेशनल लेवल दैट संस्कृत इज़ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर द कंप्यूटर यूज़, यानी कि कंप्यूटर के इस्तेमाल के लिए संस्कृत सबसे महत्वपूर्ण भाषा है. तदुपरांत संस्कृत जो है
वो सबसे मुख्य भाषा है ज्ञान, विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान के लिए। एंशियंट इंडियन लिटरेचर। एंशियंट इंडियन लिटरेचर इज डिवाइडेड इन द 4 वेदास। वेद मीन्स नॉलेज, यानी कि ज्ञान। आ भी जाओ। Main types of Veda: Rigved, Samved, Yajurved, and Atharvaved. Basically, in the Rig Veda, it is considered as the most ancient book of Indian literature. Consists of 1028 verses. It is a wonderful work divided into 10 divisions. So it has a 1028 verses and divided into the 10 sections. Most of the verses are a prayer of God. This Veda is utilized during the yagnas. Among the verses, those worshipping Usha are fascinating. सुबह की देवी जिसे माना जाता है उसकी इसके अंदर जो रुचाएं है वो सबसे सुंदर है. This work describes political, social and religious matters of Aryans who were residing in the region of Saptasindhu. Means basically it gives us information about the Aryan Sanskriti which is residing in the Saptasindhu. Second is Samveda. The hymns and the verses written on the Rig Veda is considered to be the ancient book and literature of our India. But how do we recite it? So for that purpose the Samveda Granth is there. Out of them Samveda was composed to focus on the process of recitation of verses, as I already told you. Hence it is known as the गंगोत्री ऑफ म्यूज़िक. इसे संगीत की गंगोत्री कहा गया है क्योंकि ऋग्वेद की जो रुचाएं है उसका गान कैसे करना है वो इस ग्रंथ के अंदर बताया गया है. उसके बाद है यजुर्वेदा. इट इज़ द वेदा ऑफ यज्ञ. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बोथ द फॉर्म्स प्रोज एंड वर्सेस.
This describes the hymns recited at a time of yagnas, the religious practices and rituals. रीति रिवाज के अनुसार किन किन ऋचाओं का उच्चारण करना चाहिए उसकी जानकारी, यज्ञों की जानकारी इसके अंदर दी गई है. Then after अथर्ववेद. अथर्ववेद describes various types of rituals and संस्कार्स. रीति रिवाज और संस्कार के बारे में अथर्ववेदा के अंदर माहिती दी गई. उसके बाद है उपनिषद. उपनिषद जो है वो हमें दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन और मृत्यु के रहस्य कैसे है, आध्यात्मिक दुनिया और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या है उसके बारे में अलग अलग जानकारी देते हैं. बृहदारण्य एंड छांदोग्य आर द अर्लीस्ट उपनिषद. ये उपनिषद दो प्राथमिक उपनिषद है विच इज इन अ डायलॉग फॉर्म. मीन्स टू पर्सन्स और टू forms of human are communicating with each other. It is called in a dialogue form. They are 108 in all as mentioned in मुक्तिक in उपनिषद. यानी कि उपनिषद जो है वो 108 है जैसा कि मुक्तक ने कहा था. उसके बाद है ब्राह्मणिकल लिटरेचर. Many Brahmanical epics were composed to understand the meaning of Vedic literature. Any critical appreciation based on Vedas composed in the poetic form are included in the Brahmanic literature. Vedic literature and directive principles regarding behavior have been explained broadly. यानी कि जो सिद्धांत है ग्रंथों के अंदर बताए गए उसको समझने के लिए ब्राह्मणिक लिटरेचर काफ़ी आधारभूत है. उसमें सबसे पहले है आरण्यक. आर्यंस आर द एंशियंट टाइम culture. They were spent their last phase of life in the Aranyaks or making their ashrams in the forest. यानी कि आर्यन जो थे वो जंगलों में जाके रहते थे उनके जीवन के अंत के समय में, और उन्होंने तभी जो तत्वज्ञान के बारे में साहित्य बनाया गया अपने सोच से उसे आरण्यक कहा गया. उसके बाद है वेदांग. The Vedang literature deals with the religious practices and rituals, grammar, astrology and astronomy. खगोल शास्त्र, खगोल विज्ञान जिसे कहा जाता है, उसके अंदर काफ़ी काम हुआ. कई धार्मिक प्रक्रियाएं जो है, हमारे रीति रिवाज और ग्रामर है, वेदांग साहित्य है वो इसके साथ जुड़े हुए. उसके बाद स्टूडेंट्स हमें कहा गया है रामायण और महाभारत, द टू ग्रेट इंडियन एपिक्स. इस भारत के दो महानतम ग्रंथ, किसको इसके बारे में नहीं मालूम होगा. दूसरी सदी के अंदर इसके अवशेष मिले हैं. रामायण के अंदर राजा राम की कहानी है कि जो अयोध्या के राजा थे. रामायण जो है वो महाभारत से छोटा ग्रंथ है. इट नरेट्स मैनी अट्रैक्टिव स्टोरीज ऑफ एडवेंचर. कई सारी कथाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं. महाभारत इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एपिक. ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसके अंदर 1,00,000 ऋचाओं का समावेश है. दिस डिस्क्राइब्स द वॉर बिटवीन कौरव एंड पांडव. कौरव और पांडव के बीच में जो युद्ध हुआ उसके बारे में जानकारी दी गई, और उसके साथ साथ कई सारी कथाएं भी जुड़ी हुई है. द भगवत गीता, अ पार्ट ऑफ महाभारत, एक्सपाउंड्स द डीप फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स. इट कन्वे द मैसेज ऑफ अचीविंग मोक्ष और सैल्वेशन थ्रू ज्ञान, कर्म एंड भक्ति. यानी कि महाभारत का जो एक भाग है जो कृष्ण के द्वारा कहा गया है जिसे भगवत गीता कहा जाता है, तो भगवत गीता के अंदर कैसे हम मोक्ष का मार्ग अपना सकते हैं उसके लिए काफ़ी विवरण है, काफ़ी जानकारी उसके अंदर दी गई है थ्रू दी ज्ञान, कर्म एंड भक्ति. इन दोनों ग्रंथों ने भारत के लोगों की ज़िंदगी ऊपर बड़ा ही प्रभाव डाला है और कई लोगों की ज़िंदगी के ऊपर भी असर है. दे हैव इम्प्लांटेड मोटिवेशनल सीड्स ऑफ संस्कार्स इन द इंडियंस. इन दो ग्रंथों ने भारतीय लोगों के अंदर संस्कारों का निर्माण किया हुआ है. ड्यूरिंग दिस पीरियड संस्कृत लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस्ड विथ कंटेन अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस, वर्ल्डली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. अर्थशास्त्र, खगोल विज्ञान, इन सभी के अंदर कई सारे ग्रंथों का निर्माण हुआ. उन सभी में से सबसे मुख्य उदाहरण है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो आज भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर इस्तेमाल में किया जाता है. उसके उपरांत कला, मैथमेटिक्स और विज्ञान के अलग अलग मुद्दों के ऊपर बुक्स लिखी गई. द स्मृति ग्रंथ हैज़ एक्सप्लेन्स द रिलीजियस टीचिंग्स, लॉज एंड कस्टम्स. और अनेक स्मृति ग्रंथों का निर्माण हुआ कि जो हमें धार्मिक शिक्षा, नियम और रिवाजों के बारे में जानकारी देते थे.
उसके बाद बुद्ध लिटरेचर, बौद्धिक साहित्य का निर्माण हुआ कि जिसकी भाषा पाली थी। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पाली लैंग्वेज। वो 3 विभाग के अंदर डिवाइड किया गया, विच इज़ नन एज त्रिपिटक। दिस 3 पिटक्स आर नन एज द सुक्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक। इसके अलावा दूसरे कई और बौद्धिक साहित्य के अंदर काम हुए। गुप्त युग जो था वो तभी के समय का, यानी कि साहित्य का सुवर्ण काल कहा जाता था, क्योंकि उस समय के अंदर संस्कृत पोएम्स का और नाट्यों का विकास हुआ। द ग्रेट राइटर लाइक कालिदास, भवभूति, भारवी, भर्तृहरि, बाणभट्ट, मांघा एंड मैनी अदर बिलोंग टू दिस पीरियड। यानी कि गुप्त युग के सभी सारे अच्छे लेखक हैं। उसमें से कालिदास का तो क्या कहना, क्योंकि कालिदास पूरी दुनिया में फेमस थे। उनके कई काम कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम एंड ऋतु संहार आर renowned as the best poetic and dramatic style. बाणभट्ट wrote the कादम्बरी and हर्ष चरित, a biography of King हर्ष। राजा का तभी का जीवन चरित्र के बारे में पूरा ग्रंथ लिखा गया। अदर वर्क्स ऑफ द पीरियड आर भवभूतिस, उत्तर रामचरित, भैरवीस, कीर्तनजोनियम, विशाखदत्त, मुद्रराक्ष, शूद्रक्ष, मृच्छकट्टिकम एंड दांडीज 10 कुमार चरित। इन सारे ग्रंथों का निर्माण हुआ। द सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्क वर पॉलिटिकल इवेंट्स, रोमांस, एल्गोरीज, कॉमेडीज एंड फिलोसॉफी। तत्वज्ञान से लेकर अध्यात्म, विज्ञान, प्रेम और कई सारी नाट्य स्वरूपों का निर्माण इसके अंदर दिखाया गया है। उसके बाद आता है गुजराती भाषा का विकास। इन द कोर्स ऑफ टाइम गुजराती लैंग्वेज डेवलप्ड एंड मेनी लिटरेरी वर्क्स वर कंपोज्ड इन इट। द हेरिटेज ऑफ गुजराती लिटरेचर was made by prosperous by the literary contribution of नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, अखो, प्रेमचंद, प्रीतम and other who composed beautiful verses, songs, गरबा, narrative poems and छप्पास etc. यानी कि गुजराती भाषा को समृद्ध बनाने में और गुजराती साहित्य को समृद्ध बनाने के अंदर इन सभी कवि, लेखक, इनका प्रदान महत्वपूर्ण है। आफ्टर दैट द स्कॉलर्स लाइक नर्मद, जो अभी आधुनिक युग के लेखक थे, नवलराम किशोरलाल मशरूवाड़ा, पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी के जो गोंडल के थे, गोवर्धनानंद त्रिपाठी एंड अदर्स एनरिच द गुजराती लिटरेचर थ्रू देयर वर्क्स। उनके कामों से गुजराती साहित्य को काफ़ी प्रसिद्धि हासिल हुई। The 4 Dravidian language, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम डेवलप्ड देयर ओन स्क्रिप्ट एंड लिटरेचर। उसके बाद तमिल भाषाओं का जैसे जैसे विकास हुआ तो तमिल के अंदर साहित्य बनना भी शुरू हुआ। क्रिश्चियन एरा के अंदर तमिल जो है वो साहित्य सबसे पुराना गिना जाता था। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन 3 लिटरेरी गैदरिंग्स एंड संगम्स वर हेल्ड एट विच मैनी सेजेस एंड पोएट्स रिसाइटेड देयर कंपोजिशंस। They contained many themes like politics, war and love। यानी कि संस्कृति के अनुसार कई सारे साहित्यिक मेले हुए और संगम हुए कि जिसके अंदर कई संत, कवि और लेखक जो है उन्होंने अपना वर्क, काम जो है वो वहाँ पे प्रदर्शित किया। उनके अंदर सबसे ज़्यादा राजकीय, युद्ध और प्रेम की कथाएं थी। द फेमस वर्क्स ऑफ दिस बॉडी ऑफ लिटरेचर इंक्लूड्स एत्तुथुकोई, कि जिसके अंदर 8 पोएम है, तोलकाप्पियम जो ग्रामर का ग्रंथ है, पत्थु पत्तू द 10 सॉन्ग्स, 10 गीत है उसके अंदर। थिरुवल्लुवर wrote the famous कुरई which in verse deal with many aspects of life and religion. The Shilpadikaram and the Mani Mekhalai are some of the most famous works of early Tamil literature. इम्पॉर्टेंट वर्क से काम था जिसके अंदर थिरुवल्लुवर का कुरई ग्रंथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो तमिल साहित्य का ये काम था। जैसे जैसे तमिल का विकास होता गया वैसे इस पैराग्राफ के अंदर तमिल लिटरेचर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ तक हमारा काम रखते हैं आज का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिडीवियल लिटरेचर और उसके आगे द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।